आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर सेकेंड यूनिट जो 12th का है उसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप इसको ध्यान से देखिए, यह वह क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें वही है जो पूछा गया है। तो जो भी लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं वो आप ध्यान से देखिए तो आपसे क्वेश्चन बनेगा और एकदम आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, आइए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे हम लगातार कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आइए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है? बाबू याद करो, तुमको हम क्लास में समझाए हैं कि सेम नेचर वाला चीज आदर्श विलयन होता है, और यदि एल्कोहल का वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हो तो वो धनात्मक विचलन वाला होता है। या CCl4 यदि आपको कहीं दिख जाए तो वो धनात्मक विचलन वाला होता है। और ऋणात्मक विचलन वाला में क्या बताए थे? पानी के साथ अम्ल आ जाए, ऋणात्मक विचलन। यदि एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म आ जाए, CHCl3 आ जाए, CHCl3 और दिखे तुरंत ऋणात्मक विचलन में चेक मारो। तो ये सब बात हम आपको समझाए थे कि ये सब भी होता है, और पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात याद होगा कि क्लास में आप पढ़े थे इसको। तो यहाँ जो क्वेश्चन कहता है वो क्वेश्चन कहता है ये कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक है जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है या फिर आदर्श विलयन प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक, यदि इस क्वेश्चन में हम ये रहता कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तब हम बेंजीन एसीटोन में भी चेक मारते, बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में भी चेक मारते, बेंजीन और इथेनॉल में भी चेक मारते। लेकिन धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। आप ध्यान से देखिए, क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है। क्लोरोफॉर्म ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला कंपोनेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, एक का ए। हमने आपको पहले कहा था कि यदि तुमको CHCl3 कहीं दिख जाए, इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, तो CHCl3 यदि दिख जाए तो आप हमेशा उसको ऋणात्मक विचलन में रखेंगे। यदि आपको पानी के साथ एसिड दिख जाए तो हमेशा आप इसको ऋणात्मक विचलन में रखेंगे। तो क्लोरोफॉर्म दिख रहा है तो ये ऋणात्मक विचलन होगा। वो कहता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऋणात्मक करता है। ये कहाँ ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो एक का सही आंसर होगा ए नंबर। तो हम पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। यदि होगी तो आप जरूर क्लास में हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। उपयुक्त कथन किसका है? आप याद कीजिए, रॉल्ट के रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें कहा गया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पर आप लिखे थे RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये कथन किसने कहा था? राउल्ट ने कहा था। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या जवाब होगा? हेनरी का नियम गलत है, डिलोंग का नियम गलत है, राउल्ट का नियम ये सही है। तो दो का क्या होगा आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलियन की मोलरता क्या होगी? अब देखो, NaOH कितना ग्राम दिया? 2 ग्राम। विलियन का आयतन कितना दिया? 200 ml। देखना, NaOH का भार दिया बाबू तुमको 2 ग्राम। नहीं, थोड़ा एक बार देख ले क्या है। हाँ ठीक है, NaOH का भार दिया 2 ग्राम और विलियन का आयतन जो दिया
वो दिया 200 ml, और आपसे पूछता है कि बताइए इस विलियन की मोलरता क्या होगी। तो इस विलियन की मोलरता आप कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया, x गुना 1000 बटे v गुना मॉलिक्यूलर वेट। आप डायरेक्ट इस पर बैठा दो, x क्या था, विलय का भार ग्राम में, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1000 बटे, ये v क्या था, आयतन ml में, इसको आप 200 रखिए, गुना मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। तो यहाँ से ये 2 जीरो और ये 1 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका जवाब हो जाएगा 1/4, और 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 0.25। तो इसका आंसर होगा 0.25। अब आप चेक कर लीजिए कि 0.25 है, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर ए में 3 का ए होगा इसका सही जवाब। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आपको 2 ग्राम NaOH दिया, तुम इसको मोल में बदल दो। कितना मोल होगा, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40, ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं, 2/40, यानी ये आ जाएगा 1/20 मोल। और दूसरा 200 ml आयतन है, इसको लीटर में बदल दो, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1/5 इतना लीटर। अब ये दो चीज मिल गया। मोलरता का क्या फॉर्मूला आप पढ़े, मोल ऊपर और आयतन नीचे, तो मोल है 1/20 और आयतन कितना है 1/5। तो बताओ इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5/20, ठीक है, 5 चौक 20 यानी 1/4, और 1/4 का मतलब वही 0.25। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपको जैसे सुविधा बुझाए आप उस काम को कीजिए। उम्मीद है मोलरता वगैरह का क्वेश्चन इतना हल्का होता है कि आप देखने के साथ ही बना लोगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नियम जो बताता है कि किसी ताप पर विलाय के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन में गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, या इसी को आप कह सकते हैं समानुपाती होता है। आप याद कीजिए पार्शियल सॉल्युबिलिटी जो हुआ करता था गैस की विलयता, solubility is directly proportional to partial pressure of gas. This statement is called Henry law, हेनरी का नियम। एकदम सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट में आप पढ़े थे, तो इसका सही जवाब होगा हेनरी का नियम। तो इस तरह से 4 का सी सही है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम देख लेंगे, और देखने के बाद उस क्वेश्चन को हम अगली बार जब सॉल्व कर रहे होंगे इसको तो दोबारा फिर से सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, हेनरी का नियम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। कहता है देखो क्वेश्चन कहता है कि कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो क्या क्या तुमको बताया गया था, एल्कोहल के साथ वाटर को खोजो या फिर क्लोरोफॉर्म को खोजो, जो जहां भी दिख जाए आंसर में चेक मार दो, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो जल प्लस नाइट्रिक एसिड पानी और अम्ल मिलकर ऋणात्मक विचलन बनाता है। बेंजीन तथा मिथेनॉल, हमारे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, वैसे और भी देख लेते हैं। जल तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों अम्ल और जल का विलयन है, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। क्लोरोफॉर्म ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। आप देखिए एल्कोहल और बेंजीन, एक्चुअल में इसका सही आंसर बी नंबर है, ये आपको धनात्मक विचलन देगा। तो इस तरह से ऋणात्मक वाला पहचान लिए तो धनात्मक वाला अपने आप अलग हो जाएगा। तो 5 का सही ऑप्शन होगा बी नंबर, ठीक है। तो हमारे ख्याल से अभी तक हम टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं, और चूंकि क्लास लाइव आपका नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है अभी, तो आप अपनी समस्या को तो हम हमारे सामने रख नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरे उम्मीद के साथ कहते हैं कि इस 5 क्वेश्चन में आपको किसी में दिक्कत नहीं होगा। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, या फिर क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, क्लास तो आप डेली आते हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोलाइडों के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों और प्रोटीन के किस अनुसंख्य गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है। बाबू देखो क्या लिखा हुआ है, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप परासरण दाब कहते हैं। पहला है विसरण दाब। विसरण दाब होता ही नहीं है अनुसंख्यक गुणधर्म। वायुमंडलीय दाब नहीं है अनुसंख्यक गुणधर्म। परासरण दाब ये है अनुसंख्यक गुणधर्म। अस्फीति दाब ये तो है ही नहीं अनुसंख्यक गुणधर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परासरण दाब। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 नंबर में कि 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घोली गई है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। 12 ग्राम यूरिया कितना में घोला गया? 1 लीटर वाटर में। आगे क्या कहता है इसको देखो। 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घोली जाती है और साथ ही 68.4 ग्राम सुक्रोज भी जल के 1 लीटर में घोला जाता है। सुक्रोज का मतलब चीनी। 68.4 ग्राम चीनी भी कितना में घोला गया? 1 लीटर में। तुम एक काम करो बाबू, सबसे पहले इस ग्राम को बदल दो मोल में। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ना तो आएगा 60। ठीक है। चीनी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ोगे आएगा 342। सबका मास जोड़िएगा ना तो 342 आएगा। तो इस 12 ग्राम को यदि तुम मोल में बदलोगे तो ये हो जाएगा 12/60, यानी ये हो जाएगा 1/5 मोल। ये इतना मोल आएगा। अच्छा, 68.4 को यदि मोल में बदलेंगे, 68.4 ग्राम चीनी, तो आपको 342 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आप इसको 342 से भाग दोगे तो भाग देने के बाद देखिए कितना आता है। ये डिसिमल उड़ेगा, यहां पर आ जाएगा 0। हमारे ख्याल से ये भी आपको आ जाएगा 1/5। 6×5 = 30, 8×5 = 40। हाँ, ये भी आपको 1/5 आ जाएगा। तो आप देखो कि जो मोल का संख्या यहां आया वही मोल का संख्या यहां आया। यदि मोल की संख्या आपस में समान है तो निश्चित है कि विलयन में यूरिया के कण और इस विलयन में चीनी के कण आपस में समान होंगे। और अनुसंख्यक गुणधर्म किस चीज पर निर्भर करता है? घटक कण के कणों की संख्या पर। तो ऐसी स्थिति में अनुसंख्यक गुणधर्म जो यहां पर आएगा, 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर में डालेंगे तब वही अनुसंख्यक गुणधर्म आएगा 68.4 ग्राम चीनी जब 1 लीटर पानी में डालेंगे तब। तो दोनों केस में अनुसंख्यक गुणधर्म बिल्कुल समान होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब इस पर विचार करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घोली जाती है और साथ ही 68.4 ग्राम सुक्रोज भी जल के 1 लीटर में घोली जाती है। पहली स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन होता है। क्या होगा बताइए? दूसरे के बराबर या दूसरे से कम? क्या होगा? बराबर होगा। वाष्प दाब अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, दोनों में कणों की संख्या समान है तो अनुसंख्यक गुणधर्म भी समान होगा। इसीलिए इसका आंसर हम बोलेंगे कि पहली स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन होता है दूसरे के बराबर। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्यों क्यों हुआ ऑप्शन नंबर ए? इसलिए क्योंकि देखो दोनों जगह 1-1 लीटर ही दिया हुआ है, यानी आयतन दोनों में समान है, लेकिन भार यहां पर 12 ग्राम यूरिया का दिया और यहां पर चीनी का भार दिया 68.4 ग्राम। बाबू 12 ग्राम को मोल में बदलोगे तो 12/60 करोगे 1/5 मोल आएगा, और इसको ग्राम में बदलोगे, सुक्रोज चीनी होता है, मोलिकुलर वेट 342, तो इसको जब तुम मोल में बदलोगे तो ये भी आएगा 1/5। तो 1/5 मोल यहाँ भी, 1/5 मोल वहां भी। यदि मोल की संख्या समान है तो कण की संख्या समान होगी, और कण की संख्या समान होगी तो अनुसंख्यक गुणधर्म समान होगा। क्योंकि आपको याद है अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलय के कणों की संख्या का। यदि विलय का कण समान तो अनुसंख्यक गुणधर्म समान। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पहली स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन दूसरे के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है?
वाष्प दाब से संबंध आप याद कीजिए राउल्ट का आंशिक दाब नियम, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब मोल अंश इसके बराबर है। इसका सही जवाब होगा मोल अंश। हालांकि सच पूछिए तो इस क्वेश्चन में मोललता भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट आंसर तो मोल अंश होगा, क्योंकि राउल्ट ने नियम किस पर दिया था, मोल अंश पर दिया था। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के स्थान पर आप चाहें तो लिख सकते हैं ना मोललता बट्टे मोललता प्लस 55.5 यदि सॉल्वेंट वाटर हो तो इसका जवाब मोललता भी हो सकता था, लेकिन मेन जो बेसिक फॉर्म है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। और चूंकि दोनों आंसर इसका सही दिख रहा है तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आप उसको सही मानेंगे और इसका जवाब आप मोल अंश लिखेंगे, ना कि मोललता। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक में कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा देखो कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम तुमको क्लास में एक तरीका बताए थे, एक ट्रिक बताए थे। जो विलय का कण जितना ज्यादा टूटेगा, जो विलय का कण जितना ज्यादा टूटेगा उसमें कणों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, और कण की संख्या ज्यादा होगी तो उसका क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, हिमांक अवनमन कम होगा, तो क्वथनांक मैक्सिमम होगा और उसका हिमांक मिनिमम होगा। तो अभी जो क्वेश्चन किया गया, पूछा गया कि निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा। आप गौर कीजिए कि सबका मोलरता लगभग आपस में समान है, ये तीनों का तो एग्जैक्ट समान है, और ये भी वही है, सेम ही है, 0.015 खाली दिया होगा। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ यूरिया है, यूरिया पानी में धनायन और ऋणायन में नहीं टूटेगा, KNO3 टूटेगा K प्लस में और NO3 माइनस में, Na2SO4 टूटेगा 2Na प्लस में और SO4 2 माइनस में। ये इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 कण मिलेगा, जबकि यहाँ पर 3 कण मिलेगा, सोडियम का 2 और सल्फेट का 1, 2 1 3। और ग्लूकोज भी पानी में नहीं टूटता है, तो पानी में ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये 2 भाग में टूटा, ये 3 भाग में टूटा। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा क्वथनांक हाई होगा जिसमें कण की संख्या सबसे ज्यादा होगी, यानी इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। यदि आप क्लास रेगुलर किए होंगे तो दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि दिक्कत हो तो क्लास में आप जरूर हमारे साथ डिस्कशन कर लेंगे दोबारा, क्योंकि आपका इस पर टेस्ट होना है बहुत जल्दी। आगे देखो क्वेश्चन 10 है। निम्न में से किस गुण के लिए संरचना समावयवी C2H5OH एवं CH3OCH3 का मान समान होगा? सबसे पहले समावयवी किसको कहते हैं? जिसका अनुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो। इसमें क्वेश्चन देखो कहता है कि निम्न में से किस गुण के लिए संरचना समावयवी इतना का मान समान होगा। ये क्वेश्चन हम समझा जरूर आपको देते हैं, लेकिन ये चीज जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा ना तब आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे देखो, यदि आप 11th में हाइड्रोजन बंधन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होगा। हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण इसका क्वथनांक ज्यादा होगा और इसका क्वथनांक कम होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि निम्न में से किस गुण के लिए संरचना समावयवी ये और ये का मान समान होगा, तो क्वथनांक का मान कभी भी समान नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। समान ताप पर वाष्प दाब, ये भी कभी समान नहीं होगा। कैसे समान होगा? क्वथनांक अलग अलग है, इसका तो सीधा मतलब है कि उसका वाष्प दाब अलग अलग है। ये हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ होगा तो इसका वाष्प दाब कम होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। अब आते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन क्या है? हो सकता है कि आपको टेस्ट में इसी से क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से इसको देखना और समझना, ठीक है। वाष्पन की उष्मा, वाष्पन की उष्मा का क्या मतलब होता है? 1 ग्राम किसी लिक्विड को वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा लगेगी, अब जिसमें हाइड्रोजन बंधन बना हुआ है उसको उड़ाने में आपको ज्यादा उष्मा लगेगा, और जिसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बना हुआ है उसको उड़ाने में कम उष्मा लगेगा। यानी इसका सीधा मतलब है कि ये भी समान नहीं होगा। तो 3 गो चीज समान नहीं होगा तो चौथा तो समान होगा ही।
आगे देखो लिखा हुआ है समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व। यदि दोनों को गैस में बदल दिया जाए और दोनों का ताप और दाब समान रख दिया जाए तो इसका जो गैसीय घनत्व है ये आपस में समान होगा, और ये सही आंसर है। इसका सही ऑप्शन होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो ये बात और बेहतर समझ में आएगा। हालांकि हम थोड़ा सा और तुमको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो इधर तुम्हारे पास अभी एक कंपाउंड था C2H5OH, और एक दूसरा कंपाउंड था तुम्हारे पास CH3OCH3। सबसे पहले जानिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के समावयवी हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसका जब संरचना बनाओगे तो ये संरचना बनेगा CH3CH2OH, कुछ इस तरह से। अब जिस बर्तन में ये मॉलिक्यूल है उस बर्तन में ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही एल्कोहल होगा, इसमें और एल्कोहल होगा। तो जैसे मान लो HOCH2CH3, यही मॉलिक्यूल ये भी है। अब देखो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ जाएगा, दूसरा तीसरे से जुड़ जाएगा, तीसरा चौथे से जुड़ जाएगा, चौथा पांचवें से जुड़ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ उतना अट्रैक्ट नहीं होगा जितना अट्रैक्शन यहाँ पर होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका वाष्पदाब कम होगा, इसका क्वथनांक कम होगा, क्वथनांक अवनमन कम होगा, वाष्पन की उष्मा इसकी ज़्यादा होगी। वाष्पन की उष्मा इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इसको उड़ाने में ज़्यादा मेहनत देना पड़ेगा, ज़्यादा क्वथनांक है इसका। लेकिन यदि दोनों को गैस में बदल दिया जाए तो दोनों का गैसीय घनत्व समान ताप और दाब पर समान होगा। ये निश्चित है क्योंकि दोनों का मास आपस में सेम है। तो इसीलिए इसका जवाब होगा वो जो आपको बताया गया, समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व। अगला क्वेश्चन है मूलल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मूलल अवनमन स्थिरांक विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग विलायक के लिए याद कीजिए मूलल अवनमन स्थिरांक का मान अलग अलग आता है। तो इसका सही जवाब होगा ये नंबर, ये विलायक की प्रकृति पर। आगे है बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक होता है। द्वितीयक का मतलब ये हुआ कि दो मॉलिक्यूल आपस में एक हो जाता है सट के। तो वियोजन की मात्रा एवं वान टॉप गुणक में संबंध क्या है, इसके लिए तो आपको ये समझना पड़ेगा, वियोजन की मात्रा नहीं, यहां पर होना चाहिए संगुणन की मात्रा, ये होना चाहिए। आप याद कीजिए संगुणन होता था तो आई बराबर आप क्या लिखे थे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये फॉर्मूला लिखे थे जब संगुणन होता था तब। ठीक है, एन का मान कितना 2, क्योंकि कह रहा है डाइमेराइजेशन होता है। तो आई बराबर क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अल्फा में अल्फा बाय 2 घटाएंगे तो अल्फा बाय 2 ही बचेगा, यानी आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। ये अल्फा है, ये अल्फा बाय 2 है, तो ये माइनस अल्फा है, ये प्लस अल्फा बाय 2 है। तो माइनस अल्फा में अल्फा बाय 2 जोड़ेंगे तो माइनस अल्फा बाय 2 बचेगा, और नहीं तो आप एलसीएम लेके निकाल लीजिए, आपको आंसर आएगा आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाय 2। कहीं है, ये रहा सी नंबर, 1 माइनस अल्फा बाई 2 इसका सही आंसर होगा। तो हमारे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिएगा, मैं दोबारा फिर से समझा दूंगा अगला सेट जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब। और ये भी डिस्कस हम जल्दी ही करेंगे, आज बस 15 तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके बाद फिर अगले सेट में डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। मतलब आपसे मोललता पूछा है। मोललता बराबर आप क्या पढ़े हैं, A गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट। इस पर आप सॉल्व कर दीजिए और देखो कैसे सॉल्व होगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, बाबू ये चीनी का घोल है, ध्यान रहे, यानी ये न विलय का भार है न विलायक का भार है, ये विलियन का भार है। विलियन के भार से आपको काम नहीं चलेगा, आपको विलय और विलायक का भार चाहिए। 34.2 ग्राम चीनी है, यानी ए का तो मान दे दिया,
m बराबर a कितना, विलय का भार यानी 34.2 गुना 1000 बटा 234.2 ग्राम विलियन का भार है, उसमें विलय है 34.2, तो इसमें इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम पानी होगा यानी विलायक का भार हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 200 गुना मॉलिक्यूलर वेट चीनी है तो इसका चीनी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342। ठीक है, तो ये आपको 10 बार में कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 1/2 0.5 आएगा। देखो कहीं आंसर है 0.5, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि K2HgI4 के लिए अल्फा 40% हो तो 1/2 गुणक x का मान क्या होगा। देखो K2HgI, इसको तो बनाना पड़ेगा। देखना K2HgI4, सबसे पहले ये जानिए कि ये टूटता है 2K प्लस में, प्लस HgI4 2 माइनस में। आप ध्यान से देखिए, 2 को केटायन और एक एनायन मिला तो यहां पर n का मान हो गया 3। अल्फा 40% दिया हुआ है, 40% का मतलब हो गया 0.4। अच्छा, वियोजन होता है तो I बराबर 1 प्लस n-1 अल्फा फॉर्मूला बताया गया था आपको। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस n का मान 3 माइनस 1 और गुना 0.4। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 गुना 0.4 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 0.8 यानी इसका आंसर होगा 1.8। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं 1.8 है कोई आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन राउल्ट के नियम को ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो एसिड खोजो, नहीं तो क्लोरोफॉर्म खोजो। देखो क्लोरोफॉर्म मिल गया, CHCl3, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो हम पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि यदि आप रेगुलर क्लास किए होंगे तो आपको बातें समझ में आई होगी, और यदि एक दो बात समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिए, हम देखेंगे और आपको दोबारा फिर जब 15 से आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 15 से आगे जब बढ़ेंगे तो हम आपको फिर से इस बात को बता देंगे, फिर से इस बात को समझा देंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अभी 15 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा। अब जरा सोचिए कि इसको जब आप टेस्ट देंगे इसका, तो वहाँ तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट में बड़ा आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते थे, यहाँ आपको थोड़ी कठिनाई होगी, यहाँ पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। सो बी केयरफुल, आप इस तरह के क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन बैंक को बनाइए ताकि आप टेस्ट में अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।